हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं 2022 के 2022 सॉरी 2023 में जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चंस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 70 क्वेश्चंस पे बात कर चुके हैं और तमाम के तमाम वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। वहां जाकर के आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71 और ये क्वेश्चन 71 आपके सामने में है। ओके, ये 74 है, 71 क्वेश्चन नंबर। आइए, क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने में है। ये कहता है कि इन एन एजुकेशनल रिसर्च 71 एजुकेशनल रिसर्च में वेरिएबल अंडर स्टडी, जो वेरिएबल को हम स्टडी करते हैं, अब जानते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च में जो वेरिएबल को जो स्टडी करते हैं, इज बीइंग मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड। व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च इट इज। वो कौन सा रिसर्च है जिसमें हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। आप जानते हैं कि रिसर्च में दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, इसको हम मैनिपुलेट करते हैं और इसका असर जो है हम डिपेंडेंट वेरिएबल को पर देखते हैं। और इस साथ ही साथ कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं या एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल्स होते हैं, एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल्स होते हैं। तो उस वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करते हैं, है ना, ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल पर इसका असर, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स और एक्सटर्नल वेरिएबल्स का असर डिपेंडेंट वेरिएबल पर ना हो। सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे, उसी का असर डिपेंडेंट वेरिएबल को देखने को मिले। ये कौन सा रिसर्च है? इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आप अच्छे जानते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आप अच्छे जानते हैं, ठीक है ना। और मिक्स्ड रिसर्च जानते हैं। मिक्स्ड रिसर्च वो रिसर्च होता है जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव हम इस पे भी बात कर चुके हैं। दोनों तरह के मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल सके, इसे कहते हैं मिक्स्ड रिसर्च। अब एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, जो हमारे पास एविडेंस है उस एविडेंस को एनालिसिस करते हैं। और देखिए क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये समझ लीजिएगा, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। याद रखिए, मैनिपुलेट करते हैं और उसका असर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। किसमें? क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर। लेकिन इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क है कि हम इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, ये फर्क है। आइए इसको समझ लेते हैं आगे। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट समझते हैं आगे। कहता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच। ये एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक अप्रोच है टू इन्वेस्टिगेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं बाय मैनिपुलेटिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक या एक से ज्यादा हो सकता है, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं एंड मेजरिंग देयर इंपैक्ट ऑन वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक या एक से ज्यादा हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसका असर जो है, इंपैक्ट जो है, हम मेजर करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेकिन इसमें जो की फीचर्स हैं उसको आप याद रखिए ताकि आप कंफ्यूज ना होंगे। क्या याद की फीचर्स है? की फीचर्स है मैनिपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट की फीचर्स है। क्या मैनिपुलेशन? द रिसर्चर डिलिबरेटली चेंज और मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जो रिसर्चर है उसको मैनिपुलेट करता है, इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। पहला फीचर्स। नेक्स्ट, कंट्रोल। द रिसर्चर कंट्रोल एक्सट्रान्यूवस वेरिएबल्स। जो एक्सट्रान्यूवस वेरिएबल्स है या इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है उसको कंट्रोल करता है रिसर्चर टू इंश्योर, ये तय करने के लिए, ये देखने के लिए डेट की ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का ही असर डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर देखने को मिले
इसीलिए वो एक्स्ट्रान्यूवस वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है। क्लियर? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, रेंडमाइजेशन समझिएगा। रेंडमाइजेशन, जो पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट मतलब कौन? वो जिनको रिसर्च में शामिल किया गया है वेरिएबल्स के बेस पर, जिनको शामिल किया गया है, उन पार्टिसिपेंट को रेंडमली असाइन किया जाता है, रेंडमली असाइन किया जाता है टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप टू एलिमिनेट बाइस। बायसनेस को एलिमिनेट करने के लिए, बायसनेस जो है उसमें पक्षपात ना हो, उसको एलिमिनेट करने के लिए जो पार्टिसिपेंट है उनको रेंडमली चुना जाता है, रेंडमली असाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप में। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और जो कंट्रोल ग्रुप, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, और कंट्रोल ग्रुप जैसे एक्सट्रान्यूवस वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं, उनको जो है जो पार्टिसिपेंट है, अब उसमें पार्टिसिपेंट जेंडर की बेस पर अलग हो सकता है, एज की बेस पर अलग हो सकता है, एथनिसिटी की बेस पर अलग हो सकता है। तो इन जो अलग अलग तरह के जो जेंडर्स हैं, अलग अलग तरह के जो पार्टिसिपेंट हैं, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको रेंडमली असाइन करते हैं, मतलब ऐसे ही चुन लेते हैं, कोई खास फोकस उन पे नहीं होता है। क्यों रेंडमली क्यों असाइन करते हैं? ताकि हम बायसनेस को कम से कम कर सके। और यही इंपॉर्टेंट बात है, डिफरेंस है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, इसलिए मैंने इतना बात आपके सामने में रखा। जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं विदाउट रेंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप। यहां बस यही फर्क है कि जो पार्टिसिपेंट है, उस पार्टिसिपेंट को रेंडमाइजेशन के माध्यम से सेलेक्ट नहीं किया जाता है, बस यही। यहां भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, किसमें? क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यही है कि जो पार्टिसिपेंट है, जो रिसर्च में भाग ले रहे हैं, उसको रेंडमली असाइन नहीं किया जाता है। ये फर्क है बस। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च आप जानते हैं कि दिस टाइप ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग डेटा विदाउट मैनिपुलेटिंग एनी वेरिएबल्स। यहां भी एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में भी किसी भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, सिर्फ जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हम एनालाइज करते हैं। और मिक्स्ड रिसर्च के बारे में मैंने पहले ही बताया कि जो ये कंबाइन, ये वो रिसर्च है जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि रिसर्च और बेहतर हम रिजल्ट और अच्छे से पा सके, और इसमें मैनिपुलेशन का कोई कंसेप्ट होता नहीं है। ठीक है ना? तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ताकि मैं इन रिसर्चों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, ताकि आपको की पॉइंट आपके दिमाग में रहे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो क्वेश्चंस को देख करके। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहां हम मैनिपुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं वेरिएबल्स को, वो रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कहता है कार्ल रोजर्स प्रपोज्ड द फॉलोइंग टाइप ऑफ काउंसलिंग। हम इस पे बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं कि कार्ल रोजर्स ने नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को दिया था, हम इस पे बात कर चुके हैं। सी नंबर, कि कार्ल रोजर्स ने जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का कंसेप्ट दिया, इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर, ओनली सी, और इस पे हम बात कर चुके हैं। रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग अलग है, सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग अलग है, एजुकेशनल काउंसलिंग आप जानते हैं, डायरेक्टिव काउंसलिंग भी आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं, लेकिन इसका आंसर है क्या है? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग गिवन बाय कार्ल रोजर्स। हमने इस पे बात किया है पहले भी। आइए समझ लेते हैं कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, तो कार्ल रोजर्स इज नोन फॉर डेवलपिंग क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ये भी क्वेश्चन से ये देखा है कि कार्ल रोजर्स जो है वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी को दिया है, विच इम्फेसाइज, जिसमें वो जोर देता है, फोकस करता है, क्रिएटिंग सपोर्टिव empathetic environment for clients to explore and resolve their issues। जो कार्ल रोजर्स है उनको जाना जाता है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी को डेवलप करने पर। ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी क्या है? इस क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में हम जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, एक सपोर्टिव एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने पर, ताकि जो क्लाइंट है वो अपने बातों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें, ताकि हम उसके इशू को, उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। इसे कहते हैं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी।
और दिस अप्रोच इज ऑल्सो रेफर टू नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, और इसी अप्रोच को नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के नाम से जाना जाता है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के नाम से जाना जाता है इसी अप्रोच को। अच्छा, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग क्या होता है? रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग, तो दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग फोकस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटीज अचीव पर्सनल कैरियर एंड इंडिपेंडेंट लिविंग गोल्स। जो रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग है, इस रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग में जो कोई व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल है जो डिसेबल है, उनको हेल्प की जाती है ताकि वो उनकी जो पर्सनल गोल है, जो उनकी इंडिपेंडेंसी है, जो उनकी जो इंडिपेंडेंस या लिविंग गोल है, जो जो अपने गोल को अचीव कर सके, ताकि वो इंडिपेंडेंट रह सके, उस तरह से उसको हेल्प की जाती है, काउंसलिंग की जाती है कि जो डिसेबल लोग हैं, उन लोग जो है वो एक अपने कैरियर को अचीव कर सके, अपनी इंडिपेंडेंसी लिविंग स्टाइल को वो अचीव कर सके। और सब्सटेंस एब्यूज काउंसलिंग जो है, वो सब्सटेंस एब्यूज काउंसलिंग जो है, दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग एड्रेस इंडिविजुअल स्ट्रगलिंग विथ एडिक्शन टू ड्रग एंड अल्कोहल। ये उन लोगों की काउंसलिंग की जाती है जो लोग ड्रग से और अल्कोहल से एडिक्टेड हैं, जिनको ड्रग का और अल्कोहल की आदत पड़ चुकी है, लत लग गया है। वो लोग जो इनसे स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों को एड्रेस करने के लिए इस तरह के सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होता है? डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का अपोजिट है ना, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का अपोजिट है। डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो काउंसलर होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं और ज्यादा गाइड करते हैं, ज्यादा रोल अदा करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में। नॉन डायरेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। नॉन डायरेक्टिव में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, ऐसा सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है ताकि क्लाइंट, जिससे कि क्लाइंट खुद ही अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। लेकिन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो काउंसलर होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। अच्छा, एजुकेशनल काउंसलिंग तो आप जानते हैं कि वो काउंसलिंग है जिसमें हम लोगों को हेल्प करते हैं ताकि वो डिसीजन कर सके अपने एजुकेशनल कैरियर को पाने के लिए, इसे कहते हैं एजुकेशनल काउंसलिंग, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर तो लेकिन सी है ना, इसका आंसर जो है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, सी नंबर, जिसको कार्ल रोजर्स ने दिया है। बाकी चीजों पर भी हम बात कर चुके हैं, बात कर लिए इसलिए ताकि आसानी हो आपको समझ सके कि रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग जो है, जो डिसेबल लोग हैं उस डिसेबल लोग के लिए हम ये करते हैं ताकि वो थोड़ा सा अपने इंडिपेंडेंट जीवन जी सके। और सब्सटेंस एब्यूज काउंसलिंग जो है, जो लोग ड्रग एडिक्टेड है, जो अल्कोहल एडिक्टेड हैं, उन लोगों के लिए इस तरह के काउंसलिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो एजुकेशनल काउंसलिंग में शिक्षा के क्षेत्र में जो लोगों को काउंसलिंग करते हैं ताकि जो वो अपने गोल को अचीव कर सके। और डायरेक्टिव काउंसलिंग में ये वो काउंसलिंग है जो नॉन डायरेक्टिव का अपोजिट है। इसमें जो है, जो काउंसलर जो होता है थोड़ा ज्यादा एक्टिव होता है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कहता है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द टाइप ऑफ असेसमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है असेसमेंट के टाइप में। अब हमने बात किया है, हमने पहले बात कर चुके हैं हम कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में बात कर चुके हैं और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और समेटिव असेसमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। समेटिव असेसमेंट इज टर्मिनल इन नेचर। टर्मिनल मतलब होता है अंतिम, लास्ट में जो आप एग्जाम लेते हैं उसे कहते हैं समेटिव असेसमेंट, है ना। अब इस पे हम बात कर चुके हैं, जिसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये वो तरह के असेसमेंट है जब हम बच्चे से लास्ट में, जो बच्चा अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, अपना चीज़ें कंप्लीट कर लिया, तब हम करते हैं तो उसे कहते हैं समेटिव असेसमेंट। ई तो कंफर्म है ही है, ई तो इसका आंसर होगा ही। तो ई यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, खत्म हो गया। और बी और डी, तो इसका आंसर जो है, देखिए इसका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है वो समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड है। तो ए और डी और ई इसका आंसर है, ए डी और ई, ठीक है ना। हम बात कर चुके हैं, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट पे बात कर चुके हैं, हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट पे बात कर चुके हैं,
समेटिव असेसमेंट में बात कर चुके हैं, नॉन डिफरेंट टेस्ट पे भी हम बात कर चुके हैं, तमाम चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। तो हम इस आगे बढ़ते हैं और बार बार चीज़ों को रिपीट करना सही नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर, ठीक है ना, आपका आंसर हो जाएगा ये और ए और डी और ई। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। कहता है द वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर ए स्मॉल स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ VUSSC, वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्मॉल स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ VUSSC इन 2000 वाज इनिशिएटेड बाय, ये किनके द्वारा, यानी VUSSC जो 2000 में लाया गया, ये किसका इनिशिएटिव था, किसका कदम था? ये था कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है तो कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिए चीज़ों को, जो चीज़ अगर जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं उसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है तो कॉमनवेल्थ लर्निंग का, ठीक है ना। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर ए स्मॉल स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ VUSSC वाज इनिशिएटेड बाय द कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL इन 2000। COL कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव लिया गया था। ये क्या होता है, क्या है मतलब है कि COL इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। डेट एम, इसका एम है, इसका उद्देश्य है टू प्रमोट लर्निंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लर्निंग को प्रमोट करना थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमें लर्निंग सिखाना है ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लर्निंग करना है, बच्चों को सिखाना है, लोगों को सिखाना है, ताकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से और ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के माध्यम से, यही इसका उद्देश्य था। किसका? VUSSC का, जो 2000 में लागू किया गया था कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। इनफिलिप नेट के बारे में हम जानते होंगे, जो रिसर्च जो है डेलनेट, इग्नू के बारे में जानते हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है इग्नू, ये तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, थोड़ा पढ़िए क्वेश्चन को, क्या है। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि विच इज द कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव डोमेन, कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव डोमेन से जुड़ा हुआ है एज पर द क्रेथवेल एंड अदर्स, है ना, एंड ये एंड अदर्स लिखा हुआ है, लैटिन भाषा का शब्द है एंड अदर्स, क्रेथवेल एंड अदर्स। इफेक्टिव डोमेन के कंपोनेंट्स क्या हैं? इससे पहले आपने क्वेश्चंस अगर आप बना रहे होंगे तो हम ब्लूम टेक्सोनोमी के कॉग्निटिव डोमेन पे बात कर चुके हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी के साइको इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन पर बात कर चुके हैं, और यहाँ है ब्लूम टेक्सोनोमी के अफेक्टिव डोमेन। तो इस तरह से क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूरे ब्लूम टेक्सोनोमी को कवर अप कर लिए अभी तक, ठीक है ना। तो कौन से कंपोनेंट हैं? देखिए, ये कंप्रीहेंशन जो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कंप्रीहेंशन जो है वो कॉग्निटिव डोमेन के कंपोनेंट है, तो इसलिए ये आंसर तो होगा नहीं, है ना। कंप्रीहेंशन जो है, जिसको रिमेम्बरिंग भी कहा, अंडरस्टैंडिंग भी कहा गया है, ये कॉग्निटिव डोमेन के कंपोनेंट है, तो ये तो होगा नहीं। तो जब ये नहीं होगा तो आपका ए नंबर नहीं होगा, ठीक, पहली बात तो समझ लीजिए। अच्छा, इमोशन, फीलिंग और एटीट्यूड, ये तीनों जो है वो, सॉरी, ये तीनों जो है ये कंपोनेंट नहीं है, बात समझिएगा मेरी बात, कंपोनेंट नहीं है, नहीं है। वैल्यू जो है, वैल्यू ये इसके एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये, लेकिन इमोशन, फीलिंग और एटीट्यूड जो है ये अफेक्टिव डोमेन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आंसर में आएगा। ये कंपोनेंट नहीं है, लेकिन इसलिए यहाँ क्वेश्चन जो है गलत लिखा हुआ है, ये कंपोनेंट नहीं है, इमोशंस भी कंपोनेंट नहीं है, फीलिंग भी कंपोनेंट नहीं है, एटीट्यूड भी कंपोनेंट नहीं है, लेकिन ये अफेक्टिव डोमेन से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अफेक्टिव डोमेन में जो लर्निंग जो कराई जाती है, वो लर्निंग जो है इमोशन से अटैच होता है, फीलिंग से अटैच होता है,
एटीट्यूड से अटैच होता है। हमने पढ़ा ना कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, हमने पढ़ा साइकोमोटर डोमेन के बारे में, हमने पढ़ा, अभी पढ़ रहे हैं अफेक्टिव डोमेन के बारे में। तो पहले है कॉग्निटिव डोमेन, तब है अफेक्टिव डोमेन, है ना, तब है साइकोमोटर डोमेन, ये है ना। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो माइंड से जुड़ा हुआ है, हेड से, हेड से माइंड से जुड़ा हुआ है। अफेक्टिव डोमेन जो है जुड़ा हुआ है हार्ट से जुड़ा हुआ है। और साइकोमोटर डोमेन जो जुड़ा हुआ है हैंड से। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इसलिए इसको कहा गया है 3H। इस चीजों को समझ लीजिए। जो कॉग्निटिव डोमेन में जो हमने पढ़ा था उस वो में जो लर्निंग है, उसमें जो लर्निंग है वो जुड़ी हुई है हेड से। इसलिए उसमें देखे होंगे आपने, बात किया हमने उसमें, बात है रिमेम्बरिंग का बात है कंप्रीहेंशन का, बात है अंडरस्टैंडिंग का, बात है एनालाइजिंग का, बात है क्रिएटिंग सिंथेसिस का, बात है क्रिएटिंग का। ये तमाम चीज जो है दिमाग से, हेड से, मेमोरी से जुड़ा हुआ है, माइंड से, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका ताल्लुक जो है वो हेड से है। अफेक्टिव डोमेन में है, उसमें जो लर्निंग है वो हार्ट से, फीलिंग से, एटीट्यूड से, इमोशन से, वैल्यू से जुड़ा हुआ है। और जब हम बात की थे साइकोमोटर डोमेन के बारे में, तो साइकोमोटर में जो लर्निंग है वो हैंड से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसमें स्किल की बात की गई थी, आपने देखा होगा स्किल की, प्रैक्टिकल स्किल्स की बात की गई थी, प्रैक्टिकल स्किल की बात की गई थी, प्रैक्टिकल स्किल की बात की गई थी। तो ये कंसेप्ट को आप याद समझिएगा, ठीक है ना। तो चूंकि इसीलिए ये जो है इमोशन जो है, फीलिंग जो है, एटीट्यूड जो है वो अफेक्टिव डोमेन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका आंसर बी, सी, डी और ई होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, सी, डी और ई। ये याद रखिएगा, चीजों को याद रखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछता है, बातों को दिमाग में रखा कीजिए बस। आइए समझ लेते हैं ये अफेक्टिव डोमेन को, ताकि आपका कॉग्निटिव डोमेन का पूरा कंसेप्ट जो है समझ में आ जाए। पहले जो हम बात कर रहे हैं, एज पर क्रेथवेल एंड अदर्स टैक्सोनॉमी ऑफ अफेक्टिव डोमेन, जो क्रेथवेल एंड उसके अलावा जो ब्लूम टैक्सोनॉमी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो अफेक्टिव डोमेन के बारे में बात की, उसमें द कंपोनेंट्स, उसमें जो कंपोनेंट्स उन्होंने दिया, द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इमोशनल एस्पेक्ट। जो कंपोनेंट्स है वो इमोशनल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के इमोशनल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें एटीट्यूड शामिल है, वैल्यू शामिल है, फीलिंग शामिल है। द अफेक्टिव डोमेन एम्फेसाइज, अफेक्टिव डोमेन जोर देता है हाउ लर्नर्स इंटरनलाइज द रिस्पॉन्ड इमोशनली to content through a stage of receiving, responding, valuing, organizing, characterizing। जो अफेक्टिव डोमेन है, ये अफेक्टिव डोमेन इम्फेसाइज, जोर देता है कि जो लर्नर है वो किस तरह से जो लर्निंग को इंटरनलाइज करता है, अपने अंदर इंटरनलाइज करता है, बाय इमोशनली, रिस्पॉन्ड इमोशनली, अलग अलग थ्रो कंटेंट थ्रो स्टेज, अलग अलग स्टेज में, जैसे कि रिसीविंग का स्टेज, रिस्पॉन्डिंग का स्टेज, वैल्यूइंग का स्टेज, ऑर्गेनाइजिंग का स्टेज और कैरेक्टराइजिंग स्टेज। इन तमाम स्टेजों में जो लर्नर्स जो है वो लर्निंग को इमोशनली इंटरनलाइज करता है। इसीलिए इसका स्टेज समझ रहे, कंपोनेंट, इसका जो स्टेज है वो स्टेज है 5 है, जिसमें मैंने पहले बात नहीं किया हुआ, इससे पहले 5 स्टेज है, पहले इससे पहले बात नहीं हुआ है। पहला स्टेज है रिसीविंग, इसको अटेंडिंग भी कहा गया, याद रखिएगा, रिसीविंग मतलब अटेंडिंग भी इसको कहा गया है। इसमें क्या होता है, द एबिलिटी टू लिसन टू अदर्स विथ रिस्पेक्टफुली, इमोशनली एंड विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। रिसीविंग स्टेज में जो लर्नर होते हैं वो किसी की बातों को सुनते हैं बिल्कुल रिस्पेक्टफुली, इमोशनली एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, है ना। समझ में आ रहा है ना कि इसमें किस तरह से हर्ट इन्वॉल्व है, इस लर्निंग में किस तरह से हर्ट इन्वॉल्व है। अच्छा, रिस्पॉन्डिंग, अब वो रिस्पॉन्ड करेगा, द एबिलिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, आस्क क्वेश्चन एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। रिस्पॉन्डिंग में है कि लर्नर जो है उसके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी भी डिस्कशन में वो अच्छे से पार्टिसिपेट करे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, क्वेश्चन पूछे और प्रेजेंट अपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करे। अच्छा, वैल्यूइंग क्या है, द एबिलिटी टू डिमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन योर वैल्यू एंड वेरियस टॉपिक्स। आप अपने वैल्यू को एक्सप्लोर कीजिए,
डिमोन्स्ट्रेट कीजिए, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने वैल्यू को और अलग अलग तरह के वेरियस टॉपिक को एक्सप्लोर कीजिए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग वैल्यू इनटू सिस्टम और हायरार्की, जो आपका वैल्यू है उस वैल्यू को एक सिस्टमेटिक तरीके से एक हायरार्की वे में आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। एंड कैरेक्टराइजेशन में क्या है, इंटीग्रेटिंग वैल्यू इनटू ए वंस पर्सनैलिटी और बिहेवियर, जो वैल्यू है उस वैल्यू को किसी की पर्सनैलिटी के साथ, किसी के बिहेवियर के साथ इंटीग्रेट करना, शामिल करना, इसे कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। तो इस तरह से ब्लूम टेक्सोनोमी के ये अफेक्टिव डोमेन के पार्ट्स थे, जिसमें उसने बात किया जो लर्निंग होती है वो दरअसल इमोशनली अटैच्ड होती है, एटीट्यूड पर उसमें शामिल होता है, उसमें वैल्यू शामिल होता है, उसमें फीलिंग शामिल होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सी और ई, बी सी डी और ई, बी सी डी और ई, ठीक है ना। तो अफेक्टिव डोमेन हमने पहले बात कर लिया कि ये और ये इसके कंपोनेंट्स नहीं है, ये ही कंपोनेंट्स है, बाकी कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया, और भी रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग, ये कंपोनेंट्स है। इसमें सिर्फ वैल्यूइंग का यहाँ जिक्र किया गया है, वैल्यूइंग का, देखिए वैल्यू का, बाकी ये कंपोनेंट्स नहीं है, लेकिन ये अफेक्टिव डोमेन से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया कि लर्निंग जो है वो इमोशनली होता है, फीलिंग्स जुड़ा हुआ है, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ 75 तक कंप्लीट होता है। हमने 71 से लेकर के 75 तक क्वेश्चन पे बात किया, 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट में 76 से लेकर के 80 क्वेश्चंस तक हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ सीख सके आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, ओके बाय।